नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, इसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग बात करने वाले हैं 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन का इंडक्शन मोटर तक कर दिया, 3 फेज का, सिर्फ सिंगल फेज बचा हुआ। अभी हम लोगों ने डीसी मोटर किया, डीसी जनरेटर किया, ट्रांसफार्मर किया, फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर किया। अब हम लोग सिंक्रोनस मोटर करेंगे, फिर जनरेटर करेंगे, फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर करेंगे और हमारा मशीन का टोटल हमारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा और आपका हर एक एग्जाम में 12 से 15 सवाल सॉल्व होना अब तय है। तो वीडियो के साथ बने रहे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल जान लेंगे सिंक्रोनस मोटर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले, कि सिंक्रोनस मोटर वर्क कैसे करता है, हाउ टू वर्क सिंक्रोनस मोटर। तो चलिए देखते हैं सिंक्रोनस मोटर। तो ये जो आप फिगर में देख पा रहे हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस मोटर, ठीक। और ये वर्क कैसे करता है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, इसमें हमारा जो एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। तो ये है हमारा रोटर और एक हमारा स्टेटर जो फ्रेम के साथ सहायता से लगा हुआ होता है। और सेकंड चीज़ और देख लीजिए, जब ये वाला रोटर ओनली अगर ये रहता तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, लेकिन इसमें हम लोग इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल का यूज करके हम इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं। मतलब इसमें जब केज को लगा देंगे ना तो ये सेल्फ स्टार्टिंग होगा। तो स्टार्टिंग एज ए इंडक्शन मोटर होगा, फिर जब हम लोग इसमें ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए, केज जब इंसर्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है। आपसे कोई भी सवाल पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। हम उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं, लेकिन वो सेल्फ स्टार्ट खुद से नहीं होगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको बहुत हेल्प होगी। हाँ, तो आप तो प्रिंसिपल में देखिए क्या होता है कि 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो है, इसको अगर समझना है तो हमको पहले इंडक्शन मोटर को समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने इंडक्शन मोटर तो आपको पढ़ा दिया मैंने। तो इंडक्शन मोटर में क्या था कि देखिए, ये जो हमारा ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का ये रोटर होता है, ठीक। और इसमें ये रोटर स्लिप रिंग और ब्रश के सहायता से कनेक्ट रहता है और यहाँ पे एक बैटरी लगा के रखते हैं हम लोग, ठीक। और ये बैटरी जो है, ये बैटरी लगा के रखते हैं या जनरेटर, डीसी जनरेटर लगा देते हैं। तो हमारा सुविधा होता है कि डीसी जनरेटर लगा के रखें। तो यहाँ पे हम लोग डीसी जनरेटर लगा के रखते हैं शाफ्ट के साथ। तो शाफ्ट जैसे घूमेगा तो डीसी जनरेटर भी घूमेगा, तो यहाँ पे सप्लाई आएगा और जब इसमें सप्लाई आएगा तभी सिंक्रोनस मोटर वो बनेगा। इतना याद रखिए पहले, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, और जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो डबली एक्साइटेड मशीन होता है। डबली एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, इसका स्टेटर में भी सप्लाई देंगे और रोटर में भी सप्लाई देंगे। तो इसीलिए दो जगह सप्लाई दे रहे हैं, इसलिए डबली एक्साइटेड हो गया। मतलब दो जगह से एक्साइटेड कर रहे हैं। एक्साइटेड का मतलब होता है सप्लाई देना, ठीक। तो इसलिए इसको डबली एक्साइटेड करते हैं। अब देखिए, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में डिफरेंस क्या है। देखिए, सिंक्रोनस मोटर जो है ना, वो एकदम डीसी मोटर जैसा ही वर्क करता है, समझे। डीसी मोटर में क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं डीसी, लेकिन सिंक्रोनस मोटर में यहाँ पे हम लोग सप्लाई सिर्फ देते हैं एसी। ये डिफरेंस आ जाता है। डीसी मोटर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डीसी सप्लाई दे के परमानेंट मैग्नेट बना देते हैं। अगर हमको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या हो, करंट फ्लो करवा के मैग्नेट बनाना। किसी भी सॉलिनॉइड के ऊपर अगर वायर लपेट दें तो ये सॉलिनॉइड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, तो ये मैग्नेट बन जाएगा जब इस वायर से करंट फ्लो करवाएंगे। या दूसरा तरीका है मैग्नेट, जो सिंपल मैग्नेट हमको मार्केट में मिलता है। या तो हम मैग्नेट खरीद लेंगे, या मैग्नेट नहीं खरीदे हैं तो मैग्नेट बना लेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से, ठीक। तो डीसी मोटर में हम लोग यहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं जो एक ही डायरेक्शन में फ्लक्स को फ्लो करवाते हैं। लेकिन एसी मोटर में, सिंक्रोनस मोटर एसी मोटर है, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई एसी दे रहे हैं। एसी दे रहे हैं तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स, मतलब एक डायरेक्शन में ही रहेगा, एक बार इधर जाएगा एक बार इधर, तो ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। मतलब एनएस के स्पीड से हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, ठीक, एनएस के स्पीड से। अब सप्लाई दे दिए 3 फेज, तो ये घूम रहा है। अब मान लीजिए ये हमारा इंडक्शन मोटर रहता, तो ये रोटर शॉर्ट सर्किट यहाँ पे रहता, यहाँ ओपन नहीं रहता, तो ये क्या बन जाता, इंडक्शन मोटर, तो ये घूमने लगता। अब हम लोग क्या किए हैं, इसको कट कर दिए, मतलब यहाँ पे हमारा कट आउट है। कट आउट है तो रोटर का कंडक्टर से तो फ्लक्स जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से घूम रहा है उसको तो कट कर रहा है,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं है यार, शॉर्ट सर्किट नहीं है तो करंट फ्लो होगा नहीं। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगा पाएगा। मतलब जब करंट फ्लो होता है तभी मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है तो वो एक फोर्स अप्लाई करता है, ठीक। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगता है। तो हम लोग वो लेफ्ट हैंड रूल से मोटर में देखते हैं और राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल से हम लोग जनरेटर में देखते हैं। तो अगर शॉर्ट सर्किट रहता है यहाँ पे तो क्या होता, करंट फ्लो होता और घूमने लगता है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो इसको घुमाने के लिए हमको एक अरे उपाय क्या करना होगा कि इसके यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, तो हम लोग अगर किसी तरह से भी इस वायर में करंट फ्लो करवा देंगे इस वायर में, तो ये घूमने लगेगा। तो अब हम लोग इस इन सिंक्रोनस मोटर में शॉर्ट सर्किट नहीं रखते हैं, तो इसको करंट कहाँ से देंगे। तो हम लोग या तो अपने से तो नहीं दे पाएंगे, या तो इसको बाहर एक्सटर्नल सोर्स से हमको करंट देना पड़ेगा, या तो डीसी बैटरी लगा के देंगे या डीसी जनरेटर लगा के। तो हम लोग इसका शाफ्ट में डीसी जनरेटर लगा देते हैं। तो लगा देते हैं तो वहाँ से करंट इसको मिल जाता है, और करंट जैसे ही मिलता है तो ये क्या होता है, जिस स्पीड से घूम रहा है ना, उसी स्पीड से ये भी रोटर घूमने लगता है। तो सिंक्रोनस स्पीड इसलिए सिंक्रोनस मशीन इसलिए कहते हैं कि मशीन का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से रोटर भी घूमता है, ये रोटर है। तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के सिंक्रोनाइज होकर घूमता है, इसीलिए इसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहते हैं, ठीक। और देखिए ये दोनों सिंक्रोनाइज क्यों हो जाता है, मतलब जैसे ये एन एस स्पीड से घूम रहा है तो पोल होगा ना यहाँ पे। तो चलिए फिगर दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, मतलब इसका पोल में यहाँ मान लीजिए एन है, तो ये नॉर्थ और साउथ बनाएगा। जब हम लोग इसके करंट फ्लो कराएंगे तो इसका रोटर नॉर्थ और साउथ बनाएगा। तो जैसे ही नॉर्थ और साउथ बनाएगा और मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है एन एस स्पीड से, वो भी नॉर्थ और साउथ बना रहा है। तो इसका नॉर्थ इसका साउथ से अट्रैक्ट होगा, मतलब ये घूम के यहाँ जाएगा, मतलब यहाँ नॉर्थ है तो चलिए इसको साउथ ले लेते हैं, इसको नॉर्थ लेते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों लॉक्ड हो जाएगा। लॉक्ड हो जाएगा तो जिस स्पीड से ये घूमेगा ना उसी स्पीड से रोटर को भी घुमाएगा। तो दोनों एक जैसा स्पीड से घूम रहा है, इसलिए हम इसको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, ठीक। अब देखिए ये सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। सेल्फ स्टार्टिंग इसलिए नहीं होता है कि जो शाफ्ट में हम लोगों ने डीसी जनरेटर लगा के रखा है, तो स्टार्टिंग में तो रोटर घुमा ही नहीं। जैसे हम लोग सप्लाई दिए, यहाँ पे स्टेटर है, स्टेटर में सप्लाई दिए तो एन एस स्पीड से घूमने लगा इसका मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर का। अब रोटर में तो करंट फ्लो हुआ नहीं, तो रोटर मैग्नेट बना नहीं। मतलब रोटर का वायर में करंट फ्लो नहीं हुआ तो रोटर मैग्नेट बना नहीं, मैग्नेट बना नहीं तो ये तो घूमेगा नहीं, और ये घूमेगा नहीं तो डीसी मोटर का शाफ्ट को घुमाएगा नहीं, और डीसी मोटर का शाफ्ट को घुमाएंगे। वो सॉरी, डीसी जनरेटर लगा के रखते हैं यहाँ पे। तो डीसी जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तभी ना डीसी जनरेटर से मतलब वोल्टेज हमको मिलेगा यहाँ पे। अब डीसी जनरेटर का शाफ्ट घूम ही नहीं रहा तो हमको वोल्टेज यहाँ मिला नहीं। अब जब तक यहाँ पे हम सप्लाई नहीं देंगे, मतलब इस वायर में जब तक करंट फ्लो करवाएंगे नहीं, तब तक ये मैग्नेट बनेगा नहीं। मैग्नेट बनेगा नहीं तो ये इस स्पीड से एन एस लॉक्ड होकर घूमेगा ही नहीं। तो इसको सिंपली हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए बोलते हैं सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसको हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए इसमें एक अलग से अरेंजमेंट डालते हैं। अगर हम यहाँ पे इसका जो रोटर है यहाँ पे अगर हम लोग केज, मतलब हम लोग जो केज पढ़े थे, केज अगर डाल दे तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। अगर केज डाल देंगे तो ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसमें केज इंसर्ट कर दें रोटर में, वायर को छोड़ दिए, वायर ऐसे ही रहेगा और ऊपर से को केज घुसा देंगे इसके अंदर, ठीक। वो कैसे दिखेगा चलिए दिखाते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग ऊपर से केज डालेंगे, ये रोटर था अब घूम नहीं रहा था, तो हम लोग इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, एज ए इंडक्शन मोटर इसको स्टार्ट करते। तो इंडक्शन मोटर में हम लोग केज रोटर पढ़े थे, तो वही केज इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ठीक। तो ये सिंक्रोनस मोटर एज ए इंडक्शन मोटर घूमना चालू हो जाएगा। अब ये घूम रहा है एन आर स्पीड से, एन एस स्पीड से नहीं घूम रहा है। इंडक्शन मोटर का जैसा स्टार्ट हुआ, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में ही ना था कि केज था और इंडक्शन थ्री फेज सप्लाई दिए थे, तो वो एन एस स्पीड से घूम रहा था। तो इस केज को कट किया, केज के बार को, तो इसमें ई एम एफ आ गया और शॉर्ट सर्किट रहता है इन रिंग से। लेकिन इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट नहीं है, वहाँ पे कट नहीं था। देख ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए वो नहीं घूम पाया। कट रहता तो उस वायर से करंट फ्लो हो जाता और घूमने लगता। तो और इंडक्शन मोटर जो केज रोटर होता है वो इन रिंग से शॉर्ट सर्किट है, तो इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा बाद में। तो ये घूमने लगेगा और क्या करेगा, इस शाफ्ट को
ये जो मोटर का शाफ्ट है उसको घुमा देगा। इससे लगा हुआ है डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर का शाफ्ट घूमने लगेगा तो डीसी जनरेटर से सप्लाई आना चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए ये शाफ्ट है, या इसको मान लीजिए ये बैटरी नहीं है, वो ये जनरेटर है मान लीजिए, ठीक, डीसी जनरेटर। तो जैसे ही ये शाफ्ट घूमने लगेगा इंडक्शन मोटर के कारण, यहाँ पे केज लगा देंगे तो ये एज ए इंडक्शन मोटर जैसा स्टार्ट हो गया तो एनआर स्पीड से घूमने लगा रोटर, एनआर स्पीड से घूमने लगा और हमारा मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से घूम रहा है। तो जैसे ही ये डीसी जनरेटर जो है हमारा घूमना चालू करेगा तो सप्लाई देना चालू हो जाएगा। जैसे ही इसमें सप्लाई आएगा इस वायर में, तो ये वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक हमारा ये वायर और मैग्नेट बना देगा, और मैग्नेट बनाएगा तो और तेज़ी से फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक। और जैसे ही और तेज़ी से फोर्स अप्लाई करेगा तो ये एनआर स्पीड से घूम रहा था, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है एनएस स्पीड से। तो जैसे ही ये सप्लाई देंगे तो और फोर्स अप्लाई करेगा और ये जंप हो जाएगा और इसके साथ लॉक्ड हो जाएगा। मतलब इसका भी साउथ बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो ये साउथ और यहाँ भी साउथ बनेगा स्टेटर में, स्टेटर यहाँ मान लीजिए नॉर्थ बनाएंगे, यहाँ साउथ बनाएंगे, ठीक। तो ये नॉर्थ साउथ एक साथ जब इंडक्शन मोटर जैसा काम कर रहा था तो लॉक्ड नहीं था, लेकिन जैसे ही सप्लाई यहाँ से आना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि शाफ्ट घूमने लगा, तो जनरेटर सप्लाई देना चालू करेगा। सप्लाई जैसे ही देगा तो थोड़ा और मूव करवा देगा इस रोटर को, तो मूव करवा देगा तो इसके सिंक्रोनाइज हो जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस में लॉक्ड हो जाएगा। तो लॉक्ड कैसे होता है दिखाते हैं आपको। तो ये जो है देखिए ऐसे लॉक्ड होगा, मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ऐसे लॉक्ड होगा। ये स्टेटर का फील्ड है, ये रोटर का फील्ड है, ठीक। तो ये लॉक्ड होगा और एन एस स्पीड, जिस स्पीड से हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा था उसी स्पीड से रोटर को भी घुमाने लगेगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड हो गया, मतलब पहला जिस स्पीड से घूम रहा था दूसरा आदमी भी उसी स्पीड से घूमने लगा, तो इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड। तो इसी प्रकार सिंक्रोनस मोटर वर्क करता है, ठीक। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर जनरली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज, बोल रहे सिंक्रोनस मोटर जो है वो जनरली सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, क्यों। तो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स, ये गलत है। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस टॉर्क रिवर्स आफ्टर हाफ साइकिल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक कि जो डायरेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस टॉर्क है, मतलब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अल्टरनेट वाला, ठीक ना। तो वो डायरेक्शन जो है ना हाफ साइकिल, मतलब पहले इधर घूमता है फिर इधर घूमने लगता है, तो इसीलिए सेल्फ स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो हमारा एक का आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। इन केस वन फेज ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल, बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में तीन फेज जा रहा है, अगर एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, मतलब या तो सेकेंड वाला से टच हो गया या ग्राउंड से टच हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या बॉडी से टच होगा तो बॉडी ग्राउंड से टच रहता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो क्या होगा, तो अगर तीनों फेज में से कोई एक भी फेज अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो मोटर हमारा सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट नहीं होगा, तो नॉट स्टार्टेड। तो दो का आंसर हो जाएगा ए। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। पॉनी मोटर इज बेसिकली ए, जो पॉनी मोटर होता है ना वो बेसिकली कौन सा मोटर है, स्मॉल इंडक्शन मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट, या डबल वाइंडिंग एसी और डीसी मोटर। तो हमारा जो पॉनी मोटर होता है ये एक तरह का मोटर है जो छोटा टाइप का होता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंडक्शन मोटर, ठीक। तो पॉनी मोटर जो होता है वो स्मॉल इंडक्शन मोटर होता है, तो तीन का हो जाएगा ए सिंक्रोनस मोटर कैन डेवलप सिंक्रोनस टॉर्क, बोल रहा है सिंक्रोनस मोटर क्या सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप कर सकता है। तो ऑप्शन ए है व्हेन अंडर लोडेड वाइल ओवर एक्साइटेड ओनली अ सिंक्रोनस स्पीड बिलो और अबव सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो टॉर्क तब भी डेवलप कर सकता है जब हमारा सिंक्रोनस मोटर, चार का आंसर हो जाएगा हमारा ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड, जब वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा ना तभी वो सिंक्रोनस टॉर्क डेवलप करेगा। तो आंसर हो जाएगा चार का सी। पाँच नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी स्टार्टेड बाय, सिंक्रोनस मोटर को हम लोग किसके द्वारा स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट किसके द्वारा करते हैं, शाफ्ट में एगो डीसी जनरेटर लगा के रखते हैं। तो वो डीसी जनरेटर क्या होता है, वो हमारा होता है, देखिए सिंक्रोनस मोटर में हम लोग पॉनी मोटर के द्वारा भी स्टार्ट कर सकते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर के द्वारा,
प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग जो हमारा वो ये हमारा जो नॉन सेलियंट पोल था, इसमें हम लोग बाइंडिंग लगा के रखे थे ना इंडक्शन मोटर में, तो यहाँ पे हम लोग डैम्पर बाइंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, या और इस शॉर्ट सर्किट रहता है, तो इससे क्या होता है, एज ए इंडक्शन मोटर वर्क मतलब सेल्फ स्टार्ट मोटर को करवा देता है। जैसे हम लोग यहाँ पे केज लगा दिए थे तो भी सेल्फ स्टार्ट हुआ, अगर हम लोग डैम्पर वाइंडिंग भी लगा देंगे तो भी इंडक्शन हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो वही स्टार्टिंग करने के लिए पॉनिंग मोटर का भी यूज करते हैं, डीसी कंपाउंड मोटर का भी यूज करते हैं, प्रोवाइडिंग डैम्पर वाइंडिंग दे के भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का डी, एनी ऑफ अबव। अब 6 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर व्हील है, बोल रहा है 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका क्या होता है, नो स्लिप रिंग, 1 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग, 3 स्लिप रिंग। तो सिंक्रोनस मोटर में जो हम लोग डीसी सप्लाई देंगे तो हमको स्लिप रिंग का यूज करना पड़ता है। ठीक, तो डीसी सप्लाई में क्या प्लस होता है एगो माइनस होता है, तो क्या हमको क्या बोलते हैं रिंग का ज़रूरत पड़ेगा, ये रिंग होता है, तो हमको 2 रिंग का ज़रूरत पड़ेगा, तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा सी, 2 स्लिप रिंग। ठीक, उसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन हंटिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज लाइकली टू अकर। बोल रहा है किस कंडीशन में हंटिंग अकर होता है। तो पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड, देखिए हंटिंग क्या होता है, ये मान लीजिए स्टेटर का फील्ड है, ये एन एस स्पीड से घूम रहा है, ये मान लीजिए हमारा रोटर है। ठीक, जब हमारा लोड रेटेड होगा तो उस टाइम ये यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करेगा, तो इस एन एस और ये मान लीजिए एन आर स्पीड है, तो एन एस और एन आर डेल, यहाँ पे एंगल जो है एन एस और एन आर के बीच जो एंगल है उसको डेल बोलेंगे सिंक्रोनस मोटर में। ठीक, तो हमारा ये जीरो होगा, तो इस टाइम पे यूनिटी पावर फैक्टर में काम करेगा। तो लेकिन अगर हम लोग सडनली लोड इंक्रीज करते जाएंगे ना, तो ये तो एन एस स्पीड से फील्ड हमारा घूमते रहेगा स्टेटर का, लेकिन जो रोटर है वो इसका स्पीड घटते जाएगा, मतलब जैसे लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड घटता है ना, तो लैग करता रहेगा, तो डेल का वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक, मतलब जीरो से बड़ा होते जाएगा, और अगर यदि और ज़्यादा लोड दे दिए तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि डेल हमारा 90 डिग्री हो जाता है, मतलब यहाँ और इस टाइम क्या होगा ना, रोटर घूमना बंद कर देता है जब डेल का वैल्यू 90 के पास आ जाएगा। तो ये 3 कंडीशन होता है। ठीक, तो बोल रहा है कि तो अगर हम लोग जो लोड का वेरिएशन है उसको अगर हम लोग पीरियोडिक वेरिएशन करेंगे, मतलब अचानक अचानक से वेरिएशन करेंगे एक साइकिल के बाद, मतलब जैसे एक टाइम पीरियड के बाद अगर हम लोग लोड इसमें वेरी करते जाते हैं, मतलब 10 मिनट के बाद फिर लोड वेरी किए, फिर 10 मिनट के बाद लोड वेरी कर रहे हैं सडनली सडनली, तो ऐसे में क्या होगा, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो वही होता है हंटिंग, मतलब होता है कि सिंक्रोनस मोटर लूज इट्स सिंक्रोनस स्पीड, जिस कंडीशन में जिस डेल का वैल्यू में सिंक्रोनस मोटर जो है वो रोटेट करना बंद कर दे ड्यू टू लोड वेरिएशन, उसको हम लोग हंटिंग बोलते हैं। ठीक, तो हमारा अगर पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ लोड करेंगे तो हंटिंग आ जाता है। ठीक, तो 7 का आंसर हो जाएगा ए। अब 8 का सवाल पूछ रहा है, व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ एन अनलोडेड सेलियंट पोल मोटर सिंक्रोनस मोटर सडनली गेट डिस्कनेक्टेड। बोल रहा है कि एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ, जो स्लिप रिंग लगा हुआ था डीसी सप्लाई हम लोग दे रहे थे और सडनली क्या हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो मोटर क्या हो जाएगा, मोटर घूम। अब देखिए इसी से ना हमारा वहाँ पे जो सेलियंट पोल कौन सा, जो सब फिगर आपको दिखाई इसी को बोलते हैं ये क्या दिया, सेलियंट पोल, अनलोडेड सेलियंट पोल। ठीक, तो इसको हम लोग सेलियंट पोल बोलते हैं, यहाँ पे वाइंडिंग रहता है, तो और एक वायर यहाँ और एक वायर यहाँ रहता है, और यहाँ पे डीसी सप्लाई जनरेटर से देते हैं। ठीक, इस जगह पे सप्लाई, अब बोलो ये डिस्कनेक्ट हो गया तो इस वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ये सप्लाई देगा नहीं, तो वायर से करंट फ्लो होगा नहीं तो फोर्स आएगा नहीं, मोटर को घुमाएगा नहीं। ठीक, तो उस टाइम क्या हो जाएगा हमारा, द मोटर स्टॉप। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा ए, कि मोटर जो है स्टॉप हो जाएगा जब हमारा सेलियन पोल टाइप का रोटर है और वो अनलोडेड है, लोड डाला हुआ उसमें नहीं है, और उसका एक्साइटेशन जो है वो कट आउट हो जाता है, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उस टाइम मोटर रन करना बंद कर देगा सिंक्रोनस मोटर। ठीक, तो 8 का हो गया ए। अब 9th नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, व्हेन वी इज अप्लाइड वोल्टेज देन द ब्रेकडाउन टॉर्क ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर वेरीज एज। तो जो ब्रेकडाउन टॉर्क होता है ना वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हमारा, तो 9 का आंसर हो जाएगा
जो जो ब्रेकिंग टॉर्क होता है वो सिंक्रोनस मोटर में अप्लाइड वोल्टेज के बराबर प्रोपोर्शनल होता है। तो ब्रेकडाउन टॉर्क और सिंक्रोनस मोटर का वेरी किसके साथ करेगा, तो वोल्टेज के साथ वेरी करेगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए। अब 10th नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा था, पावर डेवलप बाय सिंक्रोनस मोटर विल बी मैक्सिमम व्हेन द लोड एंगल इज। देखिए जब लोड एंगल 90 डिग्री होगा ना, मतलब इस हंटिंग वाला जो अभी समझा है कि इस टाइम में रोटर को घुमाने के लिए जो है सिंक्रोनस मोटर को बहुत ज़्यादा फोर्स या पावर का ज़रूरत होगा जब डेल का वैल्यू 90 हो जाता है। और जैसे 90 होता है तो घुमा घुमा नहीं पाता है, क्योंकि उतना पावर वो डेवलप नहीं कर पाया। क्योंकि इस टाइम पे वो जितना पावर डेवलप करना था वो किया, अपना ताकत जितना लगाना था लगा दिया, लेकिन घुमा नहीं पाया। तो मैक्सिमम पावर तभी डेवलप किया जब दोनों के बीच डेल एंगल, टॉर्क एंगल, इसी को टॉर्क एंगल बोलते हैं, 90 डिग्री हो जाता है। ये स्टेटर और रोटर है ये, ठीक। रोटर और स्टेटर के बीच जब एंगल 90 डिग्री हो जाएगा डेल एंगल, तो उस टाइम मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है हमारा सिंक्रोनस मोटर। तो हमारा 10 का आंसर हो जाएगा सी। वही पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर जो है मैक्सिमम टॉर्क क्या बोलते हैं, मैक्सिमम टॉर्क पावर कब डेवलप करेगा, मैक्सिमम पावर जब उसका लोड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। 11 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ए सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर व्हेन इट इज़। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर जब लीडिंग पावर फैक्टर में काम करता है ना, तो उस टाइम पे एज ए कैपेसिटर या कंडेंसर के जैसा काम करता है। तो जब और लीडिंग लोड में तभी काम करेगा जब हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है ओवर एक्साइटेड होगा, ठीक। तो हमारा बोल रहा है कि कैपेसिटर लीडिंग लोड देता है। तो सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज्ड एज ए सिंक्रोनस कैपेसिटर कब, जब सिंक्रोनस मोटर को हम लोग सिंक्रोनस कैपेसिटर के जैसा कब यूज कर सकते हैं, जब वह ओवर एक्साइटेड होगा, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 का डी, कि सिंक्रोनस मोटर को अगर ओवर एक्साइटेड करेंगे, ओवर एक्साइटेड का मतलब होता है जो सिंक्रोनस मोटर एज का वर्किंग जो होता है डीसी जनरेटर के जैसा ही होता है। तो डीसी जनरेटर में ईबी का कॉन्सेप्ट आता है ना, बैक ईएमएफ, तो सिंक्रोनस मोटर में भी बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक। तो जब बैक ईएमएफ हमारा ज़्यादा हो जाएगा एज ए अप्लाइड वोल्टेज से, जो अप्लाइड वोल्टेज हम लोग दिए, तो इस टाइम में हम लोग बोलते हैं कि ये एज ए लीडिंग लोड काम करने लगा, मतलब ओवर एक्साइटेड हो गया। ओवर एक्साइटेड हुआ इसीलिए ना ईबी का वैल्यू ज़्यादा हो गया। ईबी क्या होता है, जनरेट होता है, और हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, मतलब हम लोग जितना दे रहे हैं उससे भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है बैक ईएमएफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा उसके लिए जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो ज़्यादा हो गया। तो हम लोग इसका मतलब ओवर एक्साइटेड कर रहे हैं, ठीक ना। ओवर एक्साइटेड कर रहे हैं मतलब क्या, डीसी सप्लाई हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक, इसलिए बैक ईएमएफ ज़्यादा आ रहा है। एक्साइटेड का मतलब समझे, जो एक्साइटेशन हम लोग रोटर में दे रहे हैं, तो कहाँ से दे रहे हैं, डीसी जनरेटर से दे रहे हैं ना। तो डीसी जनरेटर का वैल्यू सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा कर रहा है, मतलब ओवर एक्साइटेड हो रहा है वो, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग को उस टाइम कैपेसिटर के जैसा डीसी सिंक्रोनस जनरेटर वर्क करता है, ये सिंक्रोनस मोटर वर्क करता है। तो सिंक्रोनस मोटर 3 पावर फैक्टर में वर्क करता है, याद रखिए, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसलिए ज़्यादातर आजकल के टाइम में ना सिंक्रोनस मोटर का यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में, क्योंकि ये यूनिटी पावर फैक्टर में भी काम करेगा। हम यूनिटी पावर फैक्टर में काम करेगा तो हमारा बिल बहुत कम आएगा। इंडस्ट्री को तो चलाने के लिए दिन भर चलाना पड़ता है, इतना इक्विपमेंट्स चल रहा है, अगर हमारा सिर्फ बिजली का बिल ही बहुत ज़्यादा आने लगेगा तो फिर चला पाना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग लीडिंग पावर फैक्टर में भी काम करवा सकते हैं, उसके बाद लैगिंग पावर फैक्टर में भी काम करवा सकते हैं। तो इसीलिए लीडिंग पावर फैक्टर में काम कराएंगे तो और बिल कम आएगा। तो इसीलिए हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर को वहाँ यूज करते हैं, लेकिन इंडक्शन जनरेटर को यूज करेंगे तो ये सब खाली लैगिंग लोड में काम करता है। तो इसलिए ये बेस्ट नहीं होता है इंडक्शन मोटर एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस मोटर, ठीक। तो जितना भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है वहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का ही यूज किया जाता है। तो इससे कॉस्ट कम होता है बिलिंग वगैरह का, ठीक। अब 12 नंबर सवाल देखिए, क्या पूछ रहा है, ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग ऑन ए लोड विथ नॉर्मल एक्साइटेशन। नाउ इफ़ द लोड ऑन ए मोटर इज इंक्रीज, मतलब सिंक्रोनस मोटर रन कर रहा है और एक्साइटेशन जो है नॉर्मल है, ठीक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ़ द लोड ऑन द मोटर, अगर हम लोग लोड को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, मतलब एक्साइटेशन दे के रखे हैं जो जितना देना चाहिए रेटेड है, सप्लाई भी रेटेड दिया हुआ है। अब सिंक्रोनस मोटर घूम रहा है, ठीक, घूम रहा है, इसमें लोड हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो जैसे लोड कर इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्पीड डिक्रीज होगा। और सिंक्रोनस मोटर एनएस स्पीड से रन करता है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होगा कि हमारा जो बैक ईएमएफ होता है
वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड इनटू फ्लक्स। ठीक। अब सिंक्रोनस मोटर में स्पीड कांस्टेंट होता है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगलेक्ट। जो चीज़ कांस्टेंट होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, तो ई बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर में। ठीक। अब फाई हमारा कहाँ से आएगा? फाई हमारा फील्ड करंट से आएगा, जो हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं फील्ड में। फील्ड में एक्साइटेशन कहाँ से दे रहे हैं? डीसी जनरेटर से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो डीसी जनरेटर का फील्ड एक्साइटेशन, मतलब डीसी जनरेटर जो हम लोग यूज किए हैं उसका भी फील्ड होगा। अब उस फील्ड को हम लोग वेरी करेंगे तो फ्लक्स वेरी होगा, फ्लक्स वेरी होगा तो ईबी वेरी होगा, क्योंकि डीसी जनरेटर से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं शाफ्ट में, मान लीजिए शाफ्ट में दे रहे हैं, तो डीसी जनरेटर का फील्ड में वेरी करेंगे तो शाफ्ट का सप्लाई में वेरी होगा, शाफ्ट का सप्लाई में वेरी होगा तो ईबी में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक। तो ईबी में वेरिएशन आएगा, तो ईबी में वेरिएशन क्या होगा कि हम लोग जैसे लोड बढ़ाएंगे तो स्पीड को डिक्रीज करेगा, मतलब ईबी डिक्रीज हो रहा है। अब हमको ईबी को मेंटेन रखना है, ईबी को मेंटेन रखना है तो कैसे मेंटेन रख सकते हैं? हम लोग के पास सिर्फ एक उपाय है कि फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो फील्ड का करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो फील्ड का करंट जो देता है, जो किसी भी सर्किट में फ्लक्स लाने का काम करता है, उसको मैग्नेटाइजिंग करंट बोलते हैं। ठीक। तो सब मैग्नेटाइजिंग करंट, फील्ड करंट, ये सारा करंट एक ही है सारा, ठीक ना। लेकिन अलग अलग जैसे मोटर में है तो इंडक्शन मोटर पढ़े तो वहाँ हम लोग क्या पढ़े? मैग्नेटाइजिंग करंट पढ़े। ट्रांसफार्मर पढ़े तो वहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट बोले। अब जब डीसी जनरेटर, डीसी मोटर पढ़े तो वहाँ पे फील्ड करंट बोल दिए। तो ये नाम सिर्फ रखा गया एज ए, कहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे रख दिया गया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन सारा करंट एक ही होता है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर देगा। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ से बढ़ाएंगे? जो कॉयल होता है, कॉयल से ही ना मैग्नेटाइजिंग करंट आता है, यहीं पे जो यही कॉयल मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब इस करंट को बढ़ाएंगे तो ये क्या, ये जो जो हमारा कॉयल होता है वो एज ए इंडक्टर वर्क करता है, और इंडक्टर का काम होता है कि वो लैगिंग पावर फैक्टर देता है। कैपेसिटर का काम होता है वो हमारा लीडिंग पावर फैक्टर देता है। अब मैग्नेटाइजिंग करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ने लगा। अब लैगिंग पावर फैक्टर बढ़ रहा है तो हमारा जो पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होना चाहिए, और लीडिंग होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक। अब लैगिंग आ रहा है मतलब पावर फैक्टर तो डिक्रीज होने लगा। लैगिंग का मतलब समझ जाइए डिक्रीमेंट, लीडिंग का मतलब होता है मान लीजिए इंक्रीमेंट। यूनिटी पावर फैक्टर मतलब बराबर, नो लॉसेस। ठीक। तो अब हमारा यहाँ पे फील्ड करंट बढ़ने लगा, इसी को मैग्नेटाइजिंग करंट बोलेंगे। बढ़ने लगा तो ये क्या करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर लाना लाना चालू कर देगा। तो देखिए पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज होगा। ठीक। तो अगर सिंक्रोनस मोटर में लोड अगर वेरी कर दिए, सब चीज़ नॉर्मल है, सप्लाई नॉर्मल है, एक्साइटेशन भी नॉर्मल है, रेटेड में है, और अगर लोड को वेरी करेंगे तो स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में ईबी कम होगा, और ईबी कम होगा तो हमको ईबी फ्लक्स के द्वारा हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और फ्लक्स बढ़ाने के लिए हमको फील्ड का करंट को बढ़ाना पड़ेगा। अब फील्ड का करंट को बढ़ाएंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर आने लगेगा, तो वो पावर फैक्टर को डिक्रीज करेगा। तो पावर फैक्टर एज वेल एज आर्मेचर करंट विल बी डिक्रीज नहीं, आर्मेचर करंट होगा वो बढ़ेगा और पावर फैक्टर घटेगा, क्या कि करंट को बढ़ा रहे हैं। अब इसी को आर्मेचर करंट बोल रहे हैं। ठीक ना। देखिए जहाँ पे यूज हो रहा है उसके बेसिस पे नाम दे दिया जा रहा है। ठीक ना। मैग्नेटाइजिंग करंट, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट। तो देखिए और ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पावर फैक्टर एज वेल एज आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीज, नो। पावर फैक्टर विल बी इंक्रीज बट आर्मे नो। पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज एंड आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीज। तो जो है ये मैग्नेटाइजिंग करंट को ही यहाँ पे आर्मेचर करंट बोल रहे हैं, क्योंकि आर्मेचर में दिया जा रहा है इसीलिए। तो आर्मेचर करंट क्या होगा? ये बढ़ता है, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो हमेशा लैगिंग पावर फैक्टर आएगा, तो लैगिंग हमारे लॉसेस होता है, तो इसका मतलब पावर फैक्टर डिक्रीज होगा। ठीक। तो पावर फैक्टर विल बी डिक्रीज और आर्मेचर करंट विल बी इंक्रीज, तो 12 का आंसर हो जाएगा डी। अब 13 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। मोस्टली सिंक्रोनस मोटर आर ऑफ। बोल रहा है ज़्यादातर सिंक्रोनस मोटर क्या होता है? अल्टरनेटिंग टाइप मशीन, इंडक्शन टाइप मशीन, सेलियन पोल टाइप मशीन, स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप मशीन। तो ज़्यादातर हमारा जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेलियन पोल टाइप मशीन होता है। ठीक। तो आंसर हो जाएगा 13 का सी। अब कौन सा सेलियन पोल टाइप है दिखा देते हैं आपको। तो इसी को हम लोग सेलियन पोल टाइप मशीन कहते हैं। तो ज़्यादातर सिंक्रोनस मोटर ना इसी टाइप का होता है, तो इसी को हम लोग सेलियन बोलते हैं। और नॉन सेलियन कौन सा होता है? जिस देखिए इसमें क्या होगा, डायामीटर ज़्यादा होगा, एक्सियल लेंथ कम है। और जो नॉन सेलियंट होगा उसमें एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है और डायामीटर उसका कम होता है। उसमें क्या होता है, एक जैसा रहता है सब, मतलब उसका
पोल, ठीक ना। और ये हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं, ये लो स्पीड के लिए यूज करते हैं, ठीक। तो 13 का आंसर हो गया हमारा सी। अब 14 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, द सिंक्रोनस मोटर इज नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज, बोल रहा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता है। तो ऑप्शन है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सलेट द रोटर टू द सिंक्रोनस स्पीड इन ए इंस्टेंट इज absent। तो जो क्या बोलते हैं, जो फोर्स अप्लाइड होता है ना, वो रोटर को एन एस स्पीड में घुमाने के लिए, इंस्टेंट एन एस स्पीड में, मतलब अचानक एन एस स्पीड में घुमाने के लिए रोटर में प्रजेंट नहीं होता है, मोटर में प्रजेंट नहीं होता है, इसीलिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक। तो 14 का आंसर हो गया ए। अब 15 नंबर सवाल है, क्या पूछ रहा है, एज द लोड इज अप्लाइड टू ए सिंक्रोनस मोटर द मोटर टेक्स मोर आर्मेचर करंट बिकॉज, बोल रहा है कि अभी अभी हम लोग सवाल पढ़े ना कि मोटर को मोर आर्मेचर करंट देना होगा, क्यों, ईबी को मेंटेन करना, क्योंकि ईबी फ्लक्स फ्लक्स को मेंटेन करेगा, फ्लक्स मेंटेन होगा तो ईबी मेंटेन होगा, और ईबी मेंटेन होगा तो स्पीड मेंटेन हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ईबी बढ़ेगा तो ईबी प्रोपोर्शनल टू एन है ना, लेकिन ये इसको कांस्टेंट लाने की कोशिश करेगा, तो ये कांस्टेंट है तो इसको बढ़ना पड़ता है, इसलिए ईबी बढ़ेगा, ठीक। तो क्यों, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 का, द रोट इंक्रीज लोड नहीं होगा, द रोटर बाय शिफ्टिंग इट्स फेज बैकवर्ड कॉज मोटर टू टेक मोर करंट। तो हमारा 15 का आंसर हो जाएगा बी, की मोटर जो है ना वो जिस फेज में, मतलब जिस लॉफ्ट के साथ घूम रहा था वहाँ पे बैक जाने की कोशिश करेगा, मतलब रोटर जो है वो एन एस स्पीड में जाने की कोशिश करेगा, मतलब जैसे एन एस स्पीड घटता है तो हमको करंट बढ़ाएंगे तो ईबी बढ़ जाएगा, ईबी बढ़ जाएगा तो एन एस स्पीड को फिर उसी लॉक्ड के साथ, मतलब जिस स्पीड से एन आर, मतलब स्टेटर का स्पीड जो था, स्टेटर का फील्ड का स्पीड, उसी स्पीड से रोटर को घुमाने के लिए, शिफ्ट करवाने के लिए हमको करंट को बढ़ाना पड़ता है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 15 का बी। अब 16 नंबर सवाल देखिए क्या है, सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट ए, तो सिंक्रोनस मोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। बोला कि सिंक्रोनस मोटर हमेशा किस स्पीड पे रन कर, मतलब किस में रन करता है, तो सिंक्रोनस स्पीड में। अब 17 नंबर सवाल पूछ रहा है, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर टेक्स, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो क्या करेगा, टेक्स क्या करेगा, लोडिंग करंट, लीडिंग करंट, लैगिंग करंट, वो क्या लेगा, मतलब जो सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेड है वो कौन सा करंट लेगा, लीडिंग लेगा या लैगिंग लेगा। तो ओवर एक्साइटेड में क्या होगा, हमेशा ओवर हो गया मतलब लीडिंग, ठीक, मतलब ओवर मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज, लीडिंग का मतलब इंक्रीज, तो इंक्रीज करंट चाहिए, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 का ए। अब लीडिंग करंट क्यों, मतलब एक्साइटेशन में करंट का जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो ईबी का वैल्यू बढ़ जाएगा, अब ईबी का वैल्यू जब सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा होगा उसी टाइम पे ओवर एक्साइटेड होता है और एज ए कैपेसिटर सिंक्रोनस मोटर वर्क करता है, तो वो कैपेसिटर में जब एज ए कैपेसिटर वर्क करने लगेगा तो वो एज ए लीडिंग लोड की तरह वर्क करता है, तो हमको करंट का वैल्यू लीड करवाना पड़ता है ओवर एक्साइटेड करने के लिए, मतलब ज़्यादा करंट देंगे तभी ओवर एक्साइटेड होगा, ठीक। तो 17 का आंसर हो गया ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।